अरे भाभी कितनी देर कर रही हो, जल्दी लेकर आओ ना चाय, मुझे बहुत देर हो रही है। अरे तू उठने में इतनी देर करता ही क्यों है? हाँ, थोड़ा समय पर उठ जाया कर। ऑफिस निकलने के टाइम पर उठेगा तो देर तो होगी, फिर जल्दी पहुंचने के चक्कर में बाइक भी तेज चलाएगा, उसमें भी खतरा है। देवर जी, मैं तो जल्दी जल्दी काम करके आपको चाय दे ही देती हूँ, लेकिन जब मेरी देवरानी आएगी ना तब मैं देखूंगी कि आप हर काम की देर कैसे करते हैं। जरा सी भी देर हुई ना तो मेरी देवरानी आपके सिर पर बैठ जाएगी। अरे हाँ, बड़ी बहू, तेरी देवरानी लाने का वक्त तो आ ही गया है, पर तेरी सास को जरा सी भी अक्ल नहीं है कि बेटा जवान हो गया है उसकी शादी करवाए। नहीं माँ जी, मुझे भी पता है कि मेरा बेटा जवान हो गया है और इन्होंने छोटी बहू ढूंढना शुरू भी कर दिया है। हाँ माँ, लेकिन आजकल की लड़कियों की लंबाई ही कहाँ होती है। हमारे बेटे के कद काठी से मैच खाए ऐसी लड़की मिल ही नहीं रही है। अरे यही सही वक्त है, शेफाली के बारे में बता देता हूँ। पापा, आपको मेरी कदकाठी की लड़की ढूंढने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक लड़की पसंद है, शेफाली नाम है उसका। हाँ भैया, आपको लड़की पसंद है? ये कब हुआ? हमें तो भनक तक नहीं लगी। दरअसल हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, स्कूल के समय से ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हाल ही में हम दोनों ने एक दूसरे से अपने मन की बात कहकर शादी करने का फैसला लिया है। आप लोग मेरे साथ चलिए, शेफाली और शेफाली के माता पिता से बात कर लीजिए। वाह बेटा, तूने हमें ये हक भी नहीं दिया कि हम अपने बेटे के लिए लड़की पसंद कर सके। अरे बहू, नया जमाना है, बच्चों को अपनी पसंद से शादी करने दे और लड़की को देख लेते हैं, परिवार से बात कर लेते हैं, फिर सोच समझ कर फैसला करेंगे। अरे मन का रिश्ता है, रिश्ते में मिठास भी रहेगी। मैं तो अपने पोते की शादी उसकी पसंद की लड़की से ही करवाऊंगी। अगले दिन पूरा परिवार शेफाली को देखने उसके घर के ऊंचे दरवाजे पर पहुंचते हैं। भैया, इन्होंने इतना लंबा दरवाजा किस लिए बनवाया है? यहाँ कोई राक्षस रहता है क्या? अरे नीतू, पहले अंदर तो चल, दरवाजा देखकर ही डर गई। भाभी, आपकी होने वाली देवरानी के मायके में इतना लंबा दरवाजा क्यों है? कहीं आपकी देवरानी इस दरवाजे से भी लंबी तो नहीं है ना? अरे आप लोग यहीं दरवाजे पर ही लड़की की लंबाई नापने लगोगे क्या? अंदर चलिए। हाँ हाँ, आप लोग पहले अंदर तो आइए, फिर शेफाली को बुलाते हैं, आप आराम से उसे देख लीजिएगा। शेखर और कल्याणी सभी का स्वागत करके सोफे पर बिठाते हैं। तभी 7 फीट लंबी शेफाली अपने लंबे और बड़े हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे लेकर आती है। शेफाली को देखते हुए पूरा परिवार उठ खड़ा होता है और सबकी गर्दन ऊपर की तरफ उठ जाती है। हे भगवान, ये कौन दानव है? लड़की देखने आए हैं या कुश्ती का पहलवान देखने? आंटी, आप अपने पाँव में डंडे बांधे हैं क्या? आंटी, आप तो बेन 10 की वो बिग की तरह लग रही हैं। कहीं आपके पास नाइट्रिक्स तो नहीं? भाभी, लगता है आपकी होने वाली देवरानी रोज दूध में 1 किलो कॉम्प्लेन मिलाकर पीती है। अरे यही है मेरी शेफाली। आप सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई हूँ, बैठकर चाय नाश्ता कीजिए। चाय नाश्ता करे? अरे जितना बड़ा मेरा मुंह नहीं है उससे बड़ी तेरी मुस्कान है। जी, हमारी बेटी जैसी है आपके सामने खड़ी है। अब आप लोग चाय नाश्ता कीजिए और आखिरी फैसला कीजिए। पूरा परिवार 7 फुट की शेफाली को देखते हुए चाय नाश्ता करता है और घर लौट आते हैं, हॉल रूम में बातें करते हुए गुस्से में। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? उस 7 फुट लंबी राक्षस से शादी करेगा तू? इतना लंबा तो हमारे पूरे खानदान में कोई नहीं है, आखिर वो इतनी लंबी कैसे हो गई? उसके माँ बाप भी इतने लंबे नहीं है। दरअसल मम्मी शेफाली के परदादाजी काफी लंबे थे, उन्हीं के जेनेटिक्स शेफाली के अंदर भी हैं। स्कूल के समय शेफाली की हाइट बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों जितनी ही थी, लेकिन 12वीं के बाद शेफाली की हाइट बहुत तेजी से बढ़ी और 7 फुट पर रुकी। देवर जी, अगर आप मेरी 7 फुट की देवरानी लेकर आए तो आपको मेरी 7 फुट की देवरानी से गले मिलने के लिए भी सीढ़ी लगानी पड़ेगी। भाभी, मैं शेफाली से प्यार करता हूँ और हम दोनों ने शादी करने का फैसला लिया है। अब आपकी देवरानी 7 फुट की हो या 70 फुट की, शादी तो मैं शेफाली से ही करूंगा। नहीं नहीं, इतनी लंबी लड़की से शादी नहीं करनी है, हमें अपने घर में बच्चे चाहिए, दानव नहीं। अरे हे माँ, इतनी भी चिंता मत कर। अरे 7 फुट की बहू है, कोई पहाड़ थोड़े है। आपको मजाक सूझ रहा है? आगे चलकर हमारे घर का वंश कैसा होगा ये भी तो सोचना पड़ेगा। क्या हुआ मम्मी जी, आप लोग तो कह रहे थे कि बच्चों को अपनी पसंद से शादी करने दो, अब करने दीजिए शादी। आखिर बच्चों की पसंद का भी तो सम्मान होना चाहिए। बहू, हमें ताना मत मार। अगर ऐसी 7 फुट लंबी बहू घर में आई तो पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा मजाक तेरा उड़ेगा। हमारी तो 4 दिन की तो जिंदगी है, बाकी तू सोच ले। मेरा फैसला आखिरी है, मैं शेफाली से शादी करूंगा। अपना फैसला सुनाकर शांतनु चला जाता है।
अगले दिन पूरा परिवार बैठक में बैठकर शांतनु की शादी को लेकर बातचीत कर रहा होता है। वहीं एक मंदिर में शेखर और कल्याणी की मौजूदगी में शांतनु 7 फुट की शेफाली से शादी करता है। बेटा, हम अपनी बेटी तुम्हें सौंप रहे हैं। अब शेफाली की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कोई कुछ भी कहे, शेफाली का साथ मत छोड़ना। शेफाली ने अपनी खुशी से तुम्हारे साथ शादी की है। अब शेफाली को हमेशा खुश रखने की कोशिश करना, कभी ऐसा महसूस मत होने देना कि शेफाली अकेली है। अरे आप दोनों चिंता मत कीजिए, शेफाली मेरी पसंद है और शेफाली की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं हमेशा शेफाली का साथ दूंगा। शादी के बाद शांतनु शेफाली को लेकर अपने मोहल्ले में पहुंचता है। मोहल्ले के कई बच्चे और पड़ोसने शेफाली को देखते ही इकट्ठा हो जाती है। मम्मी मम्मी देखो ना, इतनी लंबी लड़की लगता है दूसरे यूनिवर्सिटी से आई है। मम्मी देखो देखो, ये दीदी कितनी लंबी है, इनके सिर तक तो 15 अगस्त की डेकोरेशन तक पहुंच रही है। हे भगवान, इतनी लंबी औरत! अरे साड़ी के नीचे डंडे वंडे बांध रखे हैं क्या? इतनी लंबी टांगे देखकर तो मेरी गर्दन ही दुखने लगी। लगता है भगवान ने लंबाई देने में कोई कंजूसी नहीं की, अब पूरा हिसाब एक ही लड़की को दे दिया है। मोहल्ले की आवाज सुनकर शांतनु का परिवार अपने घर के दरवाजे पर आ जाते हैं। शेफाली की लंबाई इतनी ज्यादा होती है कि दरवाजे पर खड़े परिवार वालों को शेफाली का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है। शेफाली दरवाजे से थोड़ा पीछे हटकर गर्दन झुकाती है और हाथ जोड़कर परिवार को नमस्ते करती है। नमस्ते माँ जी, पापा जी, दादाजी और दादी जी। अरे बड़ी बहू, देख तेरा देवर तेरी 7 फुट की देवरानी लेकर आया है। मम्मी ये तो फिर आ गई, मुझे तो इन्हें देखकर डर लगता है, इतनी लंबी है। मुझे भी इनके जितना लंबा होना है, फिर मैं सबसे लंबा होऊंगा। अरे शिवाक्षी बहन, अपने बेटे को बोलो ऐसा ना बोले, इतना लंबा हो जाएगा तो उसके लिए इतनी लंबी लड़की कहाँ मिलेगी। हाँ, क्योंकि भगवान के पास जितनी हाइट बची थी औरतों के लिए, वो तो तुम्हारी देवरानी को दे दी है। शांतनु, तूने इससे शादी क्यों की? मैंने साफ कहा था कि इतनी लंबी लड़की से शादी नहीं करनी है। मम्मी, मैंने पहले ही कहा था कि मैं शेफाली से शादी करूंगा। अरे बड़ी बहू, अब शादी हो ही गई है तो अपनी देवरानी के गृह प्रवेश की तैयारी करो। और बहू, तू भी अपनी छोटी बहू को स्वीकार कर ले, क्योंकि बच्चों ने शादी कर ली है तो शादी का बंधन तोड़ा नहीं जा सकता। शिवाक्षी चावल से भरा कलश दरवाजे पर रखती है और आरती की थाली तैयार करती है। मीना आरती के बाद तिलक लगाने के लिए आगे आती है। अरे बहन, तुम्हारी छोटी बहू बहुत लंबी है, ऐसे हाथ नहीं पहुँचेगा। एक स्टूल लेकर आओ, तभी हाथ माथे तक पहुँचेगा। स्टूल लाने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा झुक जाती हूँ। शेफाली कमर झुकाकर तिलक लगवा लेती है और कलश को हल्की सी ठोकर मारती है, लेकिन कलश लुढ़कते लुढ़कते दरवाजे से घर के पीछे की दीवार तक पहुंच जाता है। ना था, चावल के कलश को घर से बाहर नहीं करना था। आपने तो कलश को घर का पूरा चक्कर ही लगवा दिया। माफ कीजिएगा नंद जी, मेरा पैर थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं रहता कि पैर से हल्की सी ठोकर मारने पर चीज कितनी दूर तक चली जाएगी। कोई बात नहीं देवरानी जी, रस्म तो पूरी हो गई, अब आप आराम से गृह प्रवेश कीजिए। शेफाली भी दरवाजे से अंदर आने के लिए आगे बढ़ती है, पर शेफाली का माथा दरवाजे के ऊपरी हिस्से से टकरा जाता है। अरे मेरा माथा लड़ गया, उफ। अरे तेरे घर के दरवाजे नहीं है जो सीधा सीधा चली आ रही है, झुककर अंदर आ। शेफाली दरवाजे से झुककर घर के अंदर आती है और शांतनु के साथ अपने कमरे की तरफ जाती है। कमरे में जाते हुए भी शेफाली का माथा दरवाजे के ऊपरी हिस्से से टकराता है। शेफाली माथा सहलाते हुए कमरे के अंदर चली जाती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन शेफाली तैयार होकर नीचे आती है। देवरानी जी, आज तो आपकी पहली रसोई है, खाना वाना बनाना आता है ना आपको? हाँ भाभी, खाना बनाना तो आता ही होगा, इतना लंबा शरीर बिना खाना खाए तो हुआ नहीं होगा। हाँ हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। आप लोग बताइए क्या बनाऊं मैं? तू पहले थोड़ा नीचे आ, इतनी ऊपर देखकर मैं बात नहीं कर सकती। शेफाली थोड़ा झुकती है और घर वालों के चेहरे तक आती है। मेरे लिए गर्मा गर्म कचौड़ी बनाना और अपने दादा ससुर जी के लिए दही बड़े बना देना। मेरे लिए चावल और आलू दम बना लेना। सभी की फरमाइश से सुनकर शेफाली सिर झुकाकर रसोई में पहुंचती है और रसोई की चिमनी शेफाली के माथे तक आ रही होती है। बाप रे, ये रसोई कितनी छोटी है, इतनी छोटी रसोई में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? शेफाली किसी तरह गर्दन और कमर झुकाकर सारे बर्तन इकट्ठा करती है और गैस चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर सब्जी बना रही होती है। और कलछुल को चलाते समय शेफाली की उंगलियां बार बार कढ़ाई से लगकर जल जा रही होती हैं। तभी शिवाक्षी रसोई में आती है। क्या हुआ देवरानी जी? दीदी, ये कलछुल कितना छोटा है, मेरे मायके में तो बड़ा कलछुल था, इससे तो मेरी उंगली जल जा रही है। कोई बड़ा कलछुल नहीं है क्या? कलछुल छोटा नहीं देवरानी जी, आपकी हथेली बड़ी है। रुकिए, मैं कुछ करती हूँ।
शिवाक्षी 2 कलछुल लेकर दोनों को रबर बैंड से आपस में बांध देती है और शेफाली के हाथ में देती है। अब इससे कढ़ाई चलाकर देखिए देवरानी जी, शायद अब हाथ नहीं जलेगा। अरे वाह जेठानी जी, अब तो बिल्कुल सही है, आपके जुगाड़ ने मेरी परेशानी दूर कर दी। शेफाली जुगाड़ किए हुए बड़े कलछुल से खाना बनाती है और पहली रसोई का पूरा खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। वाह, ये खाना तो बहुत टेस्टी है। जितनी लंबी आंटी है, खाना भी उतना ही यम्मी बनाया है। मुझे भी खाना बहुत अच्छा लगा। भाभी खाना सच में बहुत अच्छा बना है। पहली रसोई में ही ऐसा खाना बना दिया कि तारीफ किए बिना नहीं रहा जा रहा। शांतनु, तुम्हारी पसंद का तो जवाब नहीं है, खाना बहुत अच्छा बना है। आज चावल तो थोड़े ज्यादा ही खाऊंगा। अरे हाँ, खाना तो ठीक ही बना है, लेकिन इतनी लंबी बहू को देखकर अभी भी मेरी गर्दन दुख रही है। बच्चे, नीतू, शिवाक्षी, प्रतीक और शांतनु की तारीफों के बीच शेफाली की पहली रसोई पूरी होती है, लेकिन घर के सभी बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर अब भी नाराजगी होती है। ऐसी 2 दिन बीतते हैं। शांतनु शेफाली के लिए नई साड़ी सैंडल लेकर आता है। शेफाली देखो, तुम्हारे लिए साड़ी और सैंडल लाया हूँ। शेफाली साड़ी को अपने ऊपर लगाकर देखती है, साड़ी घुटनों तक ही आ रही होती है। ये देखकर शिवाक्षी कमरे में आती है। भाभी देखो ना, मैं आपकी देवरानी को ढंग की साड़ी भी गिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ। देवर जी आप परेशान मत होइए, मेरे साथ चलिए। मैं एक कपड़े वाले को जानती हूँ, शायद वहाँ आपकी परेशानी का जुगाड़ हो जाए। शिवाक्षी शांतनु और शेफाली को कपड़े की दुकान पर ले जाती है। कपड़े वाले की मदद से 3 साड़ियों के कपड़े मिलाकर शेफाली के नाप की एक नई साड़ी तैयार की जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन बारिश में शेफाली छाता लेकर मीना के साथ सामान लेने घर से निकलती है। बाहू, मैं भी तेरे साथ हूँ। तूने छाता इतना ऊपर कर रखा कि मेरे ऊपर पानी गिर रहा है। सॉरी माँ जी, आप भी छाते के अंदर आ जाइए। मेरी लंबाई ज्यादा है ना, इसीलिए चलते चलते ध्यान नहीं रहा। और थोड़ा धीरे भी चल, मेरे छोटे छोटे पैर ही हैं, तेरे जैसे बड़े बड़े पैर नहीं है मेरे। माफ कीजिए माँ जी, अब धीरे चलती हूँ। शेफाली धीरे चलने लगती है। आगे मोहल्ले की गली में सजावट के लिए तारों पर तिरंगा लगा होता है। शेफाली की लंबाई के कारण सिर और छाता ऊपर लगे तिरंगे में फंस जाते हैं। तिरंगे की लड़ियां टूटकर शेफाली के छाते में फंस जाती हैं। अरे बहन, अपनी बहू को समझाओ। अरे देखो, मोहल्ले में सजाया हुआ तिरंगा निकाल दिया। कल बारिश तूफान में खुद ही निकल जाता, तब हम उठाकर ठीक से लगा देते। तोड़ने की क्या जरूरत थी? माफ कीजिएगा, मैंने जानबूझकर तिरंगे की लड़ी नहीं तोड़ी। मेरी हाइट ज्यादा है और छाते में मुझे सही से दिखाई भी नहीं दे रहा था। धनंजय जी, शेफाली ने जानबूझकर नहीं किया है। अरे भाई, हाइट ज्यादा है तो इसमें हम क्या करें? अरे अगर ऐसे ही मोहल्ले की चीजें टूटती गिरती रहेंगी तो कैसे चलेगा? आप सही कह रहे हैं, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। शेफाली अपने हाथों और माथे पर लिपटे तिरंगे की लड़ी को बिना सीढ़ी के ही ऊपर लगे तार पर दोबारा लगा देती है। मुझे इसे लगाने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ी थी और इसने बिना सीढ़ी के ही लगा दिया। वाह भाई वाह, हाइट का फायदा तो है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन शिवाक्षी रसोई में काम कर रही होती है, तभी शेफाली झुककर रसोई में आती है। वाह, अब तो आपको झुककर चलने की आदत भी हो गई। चलिए फटाफट ये आलू काट दीजिए। जी दीदी। शेफाली प्लेटफॉर्म के पास झुककर आलू काटने लगती है। कुछ मिनट तक झुके रहने के बाद शेफाली की कमर में दर्द होने लगता है और शेफाली सीधी खड़ी हो जाती है। दीदी, मैं ऐसे झुककर आलू नहीं काट सकती। ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत नीचे है। लगातार झुककर 10 मिनट तक काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसे थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। अरे देवरानी जी, ये प्लेटफॉर्म कोई जैक थोड़ी है कि तुरंत ऊपर कर देंगे। ऐसा कीजिए, जमीन पर बैठकर आलू काट लीजिए। हाँ दीदी, मैं कच्ची चीजें तैयार कर देती हूँ और आप खड़े होकर खाना बना लीजिए। ठीक है देवरानी जी, आप तैयारी कर दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। शेफाली जमीन पर पालथी मारकर बैठती है और आराम से आलू काटने लगती है। इसके बाद शेफाली आटा गूंथकर बाकी कच्ची चीजें तैयार करती है, जबकि शिवाक्षी खड़े होकर रसोई का खाना तैयार करती है। ऐसे ही एक दिन कमरे के बाथरूम में शेफाली मेकअप कर रही होती है और शांतनु दूसरे आईने के सामने शेविंग कर रहा होता है। तभी शेफाली आईने में अपना चेहरा देखने नीचे झुकती है, पर शेफाली की कमर पीछे खड़े शांतनु को जा लगती है और शांतनु चेहरा टेढ़ा करके आईने से चिपक जाता है। अरे पीछे हटो, पीछे हटो, अरे मेरी सांस फूल रही है। शेफाली सीधी खड़ी होती है और शांतनु आईने से हटकर अपना चेहरा संभालता है। ये क्या कर रही थी तुम? मेरी तो सांस ही फूल गई थी। मैं क्या करूँ, तुम्हारा घर ही इतना छोटा है, ये आईना इतने नीचे क्यों लगा रखा है? मैं अपना पेट देखकर मेकअप करूँ क्या? अच्छा बाबा, मैं आईना ऊपर करवा दूंगा और घर के दरवाजे भी लंबे करवा दूंगा, गुस्सा क्यों करती हो? अगले दिन शांतनु राजू और राजन को घर की मरम्मत के लिए बुलाता है। कमरे के पुराने आईने के साथ शेफाली की लंबाई के हिसाब से नया ऊंचा आईना लगवाता है। कमरे के दरवाजे के ऊपर ही चौखट हटाकर करीब 2 फीट ऊंची नई चौखट और नया फ्रेम लगवाता है। इसके बाद दोनों मजदूर घर के मेन दरवाजे की चौखट भी ऊंची कर रहे होते हैं। तभी पूरा परिवार और कुछ पड़ोसनें दरवाजे पर आ जाती हैं।
हो गया यार रोज बस बस का। स्कूटी खरीदने के लिए कोई स्कीम बता। हाँ, वाकई में एग्जॉस्टिंग होता होगा। स्कूटी के लिए काफी अच्छे सरकारी स्कीम्स अवेलेबल हैं। सॉर्ट। अब पापा को कैसे कन्विंस करूं? पापा New AI mode in Google search. तुम लोग कौन हो? हम बरसात गैंग हैं। हर साल बारिश के साथ आते हैं और घर घर मेहमान बनते हैं। मम्मी, इनको घर के अंदर मत आने देना। अब तो देर हो गई, हम अंदर आ चुके हैं। तुम्हें लगता है हम तैयार नहीं हैं? बरसात गैंग फिर आ गए तुम। और तुम फिर आ गए। इम्यूनिटी का सवाल हो तो हमें आना ही पड़ता है। हर घर में कृष्णास च्यवनप्राश मिल रहा है। यार पहले वाली बात नहीं रही। कृष्णास च्यवनप्राश ने तो हमारी एंट्री ही बंद कर दी। अब देखो, बरसात भी एंजॉय करेंगे और तुमसे भी नहीं डरेंगे। ये चीटिंग है। मौसम बदलता रहे, तैयारी नहीं बदलनी चाहिए। हर मौसम में आपकी इम्यूनिटी का सच्चा साथी, दुनिया का पहला प्रिजर्वेटिव फ्री कृष्णास च्यवनप्राश। दरवाजे पर आ जाती हैं। भाई पूरा ये घर ऊंचा करवा दिया, कितना खर्चा आया इस पूरे काम में? अरे भाई आईने, फ्रेम, चौखट और बाकी मजदूरी मिलाकर करीब 12,000 रुपए का खर्चा आया है। 12,000 रुपए? अरे बेटा, घर का बजट तो हिल गया। पहले एक बहू आई और अब बहू के साथ घर की चौखट भी बड़ी हो रही है। बहन, अभी तो 12,000 ही लगे, आगे देखो कितना खर्चा आता है। मीना, ज्यादा चिंता मत करो। खर्चा एक बार हुआ है और अब ये काम हमेशा के लिए रहेगा। घर के दरवाजे थोड़े बड़े हैं और ऊंचे हैं तो घर भी खुला खुला लगेगा। अरे बिल्कुल, घर ऐसा होना चाहिए जिसमें घर के लोग आराम से चल सके। अब बहू को हर दरवाजे पर सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। घर खुला खुला लगेगा लेकिन हमारा बजट भी खुला खुला हो गया। हर तरफ से रुपए निकल रहे हैं। छोटी भाभी, सबको छोड़िए, ये बताइए, अब तो आपके पति देव ने घर के सारे दरवाजे ऊंचे करवा दिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कम से कम आपका माथा तो रोज दरवाजे से नहीं टकराएगा। हाँ नंद जी, अब मुझे लग रहा है कि मैं घर में हूँ, वरना इतने छोटे छोटे दरवाजे तो मुझे किसी पिंजरे की तरह लगते थे। शेफाली एक दो बार घर के दरवाजे से आना जाना करके दरवाजे की लंबाई देखती है। अब घर का हर दरवाजा शेफाली की ऊंचाई के हिसाब से लंबा हो गया था। फिर शेफाली अपने कमरे में आती है और एक नए ऊंचे आईने के सामने खड़ी होकर बिना झुके अपना मेकअप करती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन कैलाश शेफाली को पास बुलाते हैं। शेफाली आकर कैलाश के सामने सोफे पर बैठ जाती है। हाँ दादा ससुर जी, आपने बुलाया, क्या बात है? 1 मिनट पापा जी, पहले मुझे बोलने दीजिए। बहू, जरा भी तमीज नहीं है तुझे? दादा ससुर जी खड़े हैं और तू बैठ गई है। मैं अभी ससुर जी के सामने नहीं बैठती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हो गई बैठने की? खड़ी हो। शेफाली तुरंत खड़ी हो जाती है। कैलाश ऊपर गर्दन उठाकर शेफाली की तरफ देखने लगते हैं। अरे तू क्या खंबे जैसी खड़ी हो गई? अब तेरे दादा ससुर ऐसे ऊपर देखकर तुझसे बात करेंगे क्या? नीचे बैठ नहीं सकती? आप दोनों ने भी भाभी को क्या परेशान कर रखा है? भाभी बैठ जाती हैं तो माँ डांटती है कि भाभी बैठ क्यों गई, और भाभी खड़ी हो जाती है तो आप डांट रही हैं कि भाभी खड़ी क्यों हो गई। बेचारी करे तो करे क्या? साजी, गलती इसकी 7 फुट की हाइट की है। क्या जरूरत थी 7 फुट लंबा होने की? 5 साढ़े 5 फुट की लड़कियां नहीं होती क्या? हम क्या नाती हैं, बोनी हैं, जो तू इतनी लंबी बहू हमारे घर में आ गई? दादी सास जी, ऐसा मत कहिए, शेफाली को बुरा लगेगा। जैसी भी है, हमारे देवर जी ने ही शेफाली से शादी करके घर में लाया है। मेरी 7 फुट की देवरानी है, लेकिन मुझे शेफाली से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन बारिश हो रही होती है और संजय सब्जी लेने के लिए घर से निकल रहा होता है। मैं अकेले जा रहा हूँ सब्जी लेने, जितना समझ आएगा उतना सब्जी ले लूंगा। मुझे बहू के साथ नहीं जाना है। मोहल्ले वाले मजाक उड़ाते हैं कि ससुर इतना छोटा है और बहू इतनी लंबी। इतना कहकर छाता लेकर संजय सब्जी लेने मोहल्ले में निकल जाता है। तभी दरवाजे के पास खड़ी शेफाली की नजर सड़क पर पानी के बीच गिरी हुई बिजली की तार पर पड़ती है। संजय उसी दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। पापा जी रुकिए, आगे मत जाइए। संजय शेफाली की आवाज सुनकर रुकते नहीं है। शेफाली तुरंत पास खड़े अरुण को आवाज देती है। अरुण, जल्दी दादाजी को तेज आवाज देकर रोको, सामने पानी में बिजली की तार गिरी हुई है। दादाजी रुक जाइए, आगे मत जाइए। अरुण की आवाज सुनकर संजय तुरंत रुक जाते हैं और खेसारी की बात सुनकर शांतनु और प्रतीक भी बाहर आ जाते हैं। अरे मुझे क्यों रोक रहे हो, क्या हुआ? पापा, अगर आज शेफाली ने आपको नहीं रोका होता ना तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पापा, पानी में बिजली की तार गिरी हुई है और उसमें करंट भी हो सकता है। आप एक कदम और आगे बढ़ाते तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। संजय और परिवार के लोग आगे देखते हैं। पानी में बिजली की खुली तार पड़ी होती।
धनंजय और कुछ मोहल्ले के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे, सच में तार पानी में पड़ी है। अरे अच्छा हुआ बहू ने समय रहते देख लिया, वरना आज मोहल्ले में बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। बहन आज तो तेरी बहू की लंबाई ने कमाल कर दिया, दूर से ही ऊपर से पूरा रास्ता दिखाई दे गया, तभी तार भी नजर आ गई। छोटी बहू, अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो मैं सच में उस तार के पास पहुंच जाता। बड़ी बहू, तेरी देवरानी के 7 फुट की हाइट ने आज तेरे ससुर को बचा लिया। धन्यवाद छोटी बहू। ससुर जी, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, मुझे बस एक सूखी लकड़ी दीजिए। इस तार को हाथ से छूना ठीक नहीं होगा, मैं पहले तार को पानी से निकालकर खंबे पर टांग देती हूँ। धनंजय तुरंत एक सूखी लकड़ी लेकर आता है और शेफाली लकड़ी की मदद से बिजली के तार को उठाकर पानी से दूर सुरक्षित जगह पर टांग देती है। বাবা হাতে পায়ে তো অলক্ষী, সব ভেঙে ফেল, কিচ্ছু রেখো না। কি হয়েছে এবার বসে আছে কেন চুপচাপ? তোমার মাকে জিজ্ঞেস করো, সবসময় উনি আমার উপর খিটখিট করেন। নিশা, মায়ের ব্যাপারে কিন্তু কোনো বাজে কথা শুনতে চাই না আমি। সবকিছু এই মানতে ঠিক হয়ে যাবে। নিশা, আই এম সরি, আমার ওভাবে বলাটা ঠিক হয়নি। ইনফ্যাক্ট আমার মায়েরও ওইভাবে বলাটা ঠিক হয়নি। মা তো তোমাকে নিজের মেয়ের মতনই দেখে, তাই বলে ফেলেছে। প্লিজ কিছু মনে করো না। তুমি জ্বরের শেষে সূর্য ধোয়া सुरक्षित जगह पर टांग देती है। वाह, इतनी लंबी हाइट के साथ सूखी लकड़ी भी मिल गई, अब तो तार भी आराम से ऊपर पहुंच गया। सच में आज समझ आया कि लंबाई परेशानी नहीं होती है, सिर्फ सही समय पर यही लंबाई बहुत काम भी आ सकती है। आज छोटी बहू की 7 फुट की हाइट की वजह से मेरा सुहाग बच गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने इतनी लंबी बहू मेरे घर भेजी, वरना आज मेरा इकलौता बेटा तेरे पास पहुंच जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन मोहल्ले में किसी के जन्मदिन के कार्यक्रम के लिए टेंट लगाया जा रहा होता है। टेंट का कपड़ा करीब 12 फीट की ऊंचाई पर बांधना होता है, लेकिन कुर्सियां पहले से इस्तेमाल हो रही होती हैं। अरे भाई, ये टेंट का कपड़ा 12 फीट की ऊंचाई पर बांधना है, बिना कुर्सी के मैं इतनी ऊपर पहुंच ही नहीं सकता। शेफाली वहां से गुजरती है और दोनों मजदूरों की परेशानी सुनकर रुक जाती है। अगर आप चाहें तो मैं टेंट का कपड़ा ऊपर बांध देती हूँ। आप? लेकिन ऊंचाई तो 12 फीट है। मैं 7 फीट की हूँ और हाथ ऊपर करने पर करीब 2 फीट और पहुंच जाता है। कोशिश करके देखती हूँ। शेफाली टेंट का कपड़ा एक डंडे में पकड़कर हाथ ऊपर करती है और बिना कुर्सी के टेंट को ऊंचाई पर बांध देती है। अरे वाह, आपको तो कुर्सी की जरूरत ही नहीं पड़ी। देख लिया बहन, 7 फुट की बहू का एक फायदा तो सामने दिखाई दे गया। जहाँ हमारी सीढ़ी और कुर्सी पहुँचती है, वहाँ बहू का हाथ पहुँच जाता है। सही कह रही हो बहन, हर चीज की अपनी उपयोगिता होती है। शेफाली अपनी लंबाई का इस्तेमाल घर के रोजमर्रा के कामों में करती है। हर रविवार घर की ऊंची जगहों पर लगे जाले साफ करने, बिना किसी परेशानी के घर के हर पंखे को चमका कर रखना, और इसके साथ बहू जरा ऊपर वाले खाने से वो डिब्बा उतार दे, मेरी तो वहाँ तक नजर भी नहीं पहुँचती। जी दादी माँ, अभी उतार देती हूँ। शेफाली बिना किसी स्टूल के मचान से सामान उतारकर हेमा को दे देती है। बहू, ऊपर वाली अलमारी पर जो डिब्बा रखा है वो भी नीचे कर दे, हर बार स्टूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी माँ। शेफाली घर के अलग अलग कामों में ऊंची जगहों तक आसानी से पहुंचकर परिवार की मदद करती रहती है। ऐसे एक दिन प्रतीक अपने अलमारी के ऊपर रखी फाइल निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका हाथ फाइल तक नहीं पहुंच रहा था। तभी प्रतीक की नजर कमरे के बाहर से गुजरती शेफाली पर पड़ती है। अरे शेफाली, जरा वो ऊपर वाली फाइल उतार देना। जी जी जी। शेफाली बिना किसी परेशानी के हाथ ऊपर करके फाइल उतार देती है और प्रतीक को दे देती है। देख रहे हो शिवाक्षी, तुम्हारी देवरानी की हाइट का फायदा तो है, इतनी ऊंचाई से आसानी से सामान उतार देती है, रसोई में भी तुम्हारी मदद कर देती है, और मम्मी पापा दादा दादी को भी जरूरत पड़ने पर मदद कर देती है। अब समझ में आ रहा है कि 7 फुट की हाइट सिर्फ परेशानी नहीं, कई कामों में सुविधा भी है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन तेज बारिश हो रही थी।
घर में कुछ मेहमान आए हुए होते हैं और रसोई का जरूरी सामान खत्म हो जाता है। शिवाक्षी सामान लेने के लिए निकलने की सोचती है, लेकिन बाहर लगातार बारिश हो रही होती है। देवरानी जी, समझ नहीं आ रहा सामान लेने कैसे जाऊं। बाहर इतनी तेज बारिश है और सामान भी काफी भारी है। कंधे पर उठाकर लाऊंगी तो बारिश में पूरा सामान भीग जाएगा। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर सामान ले आती हूँ। मेरे हाथ इतने ऊंचे हैं कि सामान नीचे तक रहेगा ही नहीं और बारिश का पानी भी सीधे सामान तक नहीं पहुंचेगा। शेफाली बारिश में सामान लेने चली जाती है। शेफाली सामान को शरीर के सामने पेट के पास टिकाकर दोनों हाथों से संभालती है और बारिश के बीच घर लौट आती है। शेफाली के कपड़े थोड़े भीग जाते हैं, लेकिन सामान ऊपर से नीचे तक लगभग सूखा रहता है। वाह देवरानी जी, सच में सामान तो बिल्कुल सूखा है। आपकी लंबाई ने आज फिर काम आसान कर दिया। दीदी मेरी लंबाई किसी काम आ जाए, मुझे भी अच्छा लगता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन तेज बारिश होती है। लगातार बारिश के कारण पूरे मोहल्ले में जगह जगह पानी भर जाता है। तभी खबर मिलती है कि मुख्य सड़क पर स्कूल की बस गहरे गड्ढे में फंस गई है। बस का अगला हिस्सा पानी में डूबा होता है और बस के अंदर भी लगातार पानी भर रहा होता है। करीब 10-12 बच्चे और बस ड्राइवर मोहन बस के अंदर फंसे होते हैं। बच्चों के गले तक पानी पहुंच चुका होता है और मोहन के सिर पर चोट लगने के कारण मोहन बेहोश पड़ा होता है। उसी स्कूल की बस है ना, उसमें तो बच्चे भी हैं। हे भगवान, बच्चों को जल्दी बाहर निकालना पड़ेगा। पानी इतना ज्यादा है कि बस के पास जाना भी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन बच्चों को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। अरे हमारे मोहल्ले के भी बच्चे हैं, उस बस में कुछ करना पड़ेगा वरना बहुत देर हो जाएगी। कोई भी बिना सोचे पानी में मत उतरो। पानी बहुत गहरा है और बिजली की तार या कोई और खतरा भी हो सकता है। किसी को भी अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। आज तक मेरी 7 फुट की लंबाई की वजह से सबको परेशानी हुई है, लेकिन आज इसी लंबाई की वजह से किसी की मदद करने का मौका मिला है। मैं बच्चों को बाहर निकालती हूँ। बहू पानी इतना गहरा है, अगर तुम भी फंस गई तो? माँ जी, पानी मेरे कमर तक ही आएगा, मैं आराम से बस तक पहुँच सकती हूँ। बच्चों को बाहर निकालने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। शेफाली संभल कर जाना, कोई जल्दबाजी मत करना। आप चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों को लेकर वापस आती हूँ। शेफाली कमर तक भरे पानी में आगे बढ़ती है। लगातार बारिश होती रहती है। शेफाली बस तक पहुंचती है। बस का अगला हिस्सा गड्ढे में धंसा होता है और अंदर पानी लगातार बढ़ रहा होता है। आंटी हमें बचा लो, पानी बहुत बढ़ रहा है। आंटी हमें बस से बाहर निकाल दो, हमें बहुत डर लग रहा है। कोई मत डरो, सब बच्चे एक एक करके मेरे पास आओ। शेफाली आंटी सबको सुरक्षित बाहर लेकर जाएगी। शेफाली बस के अंदर जाती है और एक एक बच्चे को गोद में उठाकर बाहर निकालती है। शेफाली बच्चों को अपने लंबे हाथों से पानी के ऊपर संभालकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाती है। सुरक्षित जगह तक पहुंचाती है। कुछ ही देर में सभी बच्चे बस से बाहर आ जाते हैं। आंटी थैंक यू, आप हमें बचाने आ गई। आंटी आप तो सुपर गर्ल हो, आप इतनी आसानी से हमें बाहर ले आई। आप तो सुपर वुमेन हो, आप तो लेडीज स्पाइडरमैन हो। आंटी हमें माफ कर दीजिएगा, हमने आपको देखकर मॉन्स्टर कहा था, हमें नहीं पता था कि आप इतनी अच्छी हैं। कोई बात नहीं, अब डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी सुरक्षित हो, यही मेरे लिए सबसे जरूरी है। सब लोग देखो, ये मेरी चाची है। मेरी चाची कितनी अच्छी है और कितनी पावरफुल है। मेरी चाची सबसे अच्छी है। मेरी चाची ने सब बच्चों को बचा लिया। अरे बहन, आज तो सच में समझ आया कि भगवान किसी को बेकार में इतना लंबा नहीं बनाता। तुम्हारी बहू की लंबाई ने आज इतने बच्चों की जान बचा ली। बिल्कुल सही। आज 7 फुट की हाइट नहीं होती तो कमर तक के पानी में इतनी आसानी से बस तक कौन पहुँचता। आज तो मोहल्ले के सारे माता पिता इस बहू को जिंदगी भर याद रखेंगे। बच्चों को सही सलामत घर पहुंचाने वाली यही बहू है। बहू, आज तुमने पूरे मोहल्ले का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। बच्चों को बचाने के लिए जो हिम्मत तुमने दिखाई है, उसके लिए पूरा मोहल्ला तुम्हारा शुक्रगुजार है। शेफाली, मैंने हमेशा तुम्हारी लंबाई को लेकर चिंता की और समाज के मजाक से परेशान रहा। आज समझ आया कि कमी तुम्हारी लंबाई में नहीं, मेरी सोच में थी। आज तुमने मेरे सामने खड़े होकर नहीं, मेरे परिवार और पूरे मोहल्ले के सामने अपना कद बहुत ऊंचा कर दिया। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने कितनी बार तुम्हारी लंबाई को लेकर तुझे ताने दिए। आज अगर तू नहीं होती तो पता नहीं उन बच्चों के साथ क्या होता।
अब मुझे अपनी 7 फुट की बहू पर शर्म नहीं गर्व है। बहू, मैंने भी तेरी लंबाई को लेकर बहुत कुछ कहा था, आज समझ आया कि जिसे मैं परेशानी समझ रही थी वही आज इतनी बड़ी ताकत बन गई। अब कभी तेरी लंबाई को लेकर कुछ नहीं कहूंगी। अरे शेफाली, आज पूरे परिवार को तुम पर गर्व है। लंबाई शरीर की होती है लेकिन इंसान का कद उसके काम से बढ़ता है। आज तुम्हारा कद पूरे मोहल्ले में सबसे ऊंचा है। भाभी, मैं भी आपकी लंबाई का मजाक उड़ाती थी, आज तो कहना पड़ेगा आपकी 7 फुट की हाइट का फायदा ही फायदा है। आपने तो आज इतने सारे बच्चों को बचा लिया। देवरानी जी, मुझे हमेशा पता था कि आपकी लंबाई कभी ना कभी किसी बड़े काम आएगी। आज आपने साबित कर दिया कि आपकी हाइट परेशानी नहीं, आपकी ताकत है। मुझे आप जैसी देवरानी मिलने पर सच में खुशी है। भाई, अब तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारी पसंद बिल्कुल गलत नहीं थी। तुम्हारी पत्नी ने आज जो किया है वो हर कोई नहीं कर सकता। मैंने शेफाली को उसकी लंबाई के लिए नहीं, शेफाली के दिल के लिए पसंद किया था। आज पूरा परिवार और पूरा मोहल्ला भी देख चुका है कि शेफाली का दिल कितना बड़ा है। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी लंबाई की वजह से मैं इस घर में सबके लिए परेशानी बन गई हूँ। आज पहली बार लग रहा है कि मेरी यही लंबाई किसी काम भी आई है। अब मुझे अपनी लंबाई से कोई शिकायत नहीं है। बारिश धीरे धीरे कम होती है। बच्चों के माता पिता शेफाली का धन्यवाद करते हैं। शेफाली को देखकर बच्चे खुशी से हाथ हिलाते हैं और शेफाली भी मुस्कुराकर बच्चों को विदा करती है। कुछ दिनों बाद शेफाली के लिए रसोई में बड़े बर्तन और शेफाली के बैठकर खाना बनाने के लिए आरामदायक कुर्सी रखी जाती है ताकि शेफाली और परिवार के बाकी सदस्य एक ही रसोई में आराम से काम कर सकें। बहू, अब तुम्हारे लिए बड़ी कढ़ाई और बर्तन भी आ गए हैं। अब रसोई में तुम्हें परेशानी नहीं होगी। और कुर्सी भी रख दी है, अब तो आराम से बैठकर खाना बनाया कर। हमें घर को 2 हिस्सों में बांटने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समझौता कर ले तो पूरा परिवार साथ रह सकता है। यही तो परिवार होता है। घर की चीजें इंसान के हिसाब से बदली जाती हैं, इंसान को घर की चीजों के हिसाब से नहीं। भाभी, अब तो आपकी 7 फुट की हाइट के हिसाब से हमारा पूरा घर भी अपग्रेड हो गया है। चाची, अब आप मेरे साथ रोज बैठोगी ना? हाँ शिखा, अब शेफाली आंटी और शेफाली चाची दोनों यहीं रहेंगी। और मुझे भी चाची के साथ खेलना है। अब किसी को शेफाली की लंबाई देखकर परेशानी नहीं होगी। अब शेफाली इसी घर की ताकत है। बिल्कुल देवर जी, पहले हम शेफाली की हाइट को देखकर परेशान होते थे, लेकिन अब समझ आ गया है कि हर इंसान में कुछ ऐसी खासियत होती है जिसे समझने में वक्त लगता है। बहू, आज से इस घर में तुम्हारी लंबाई कोई चर्चा का विषय नहीं है। अब शेफाली बस हमारी बहू है और हमारे परिवार का हिस्सा है। हाँ बहू, अब तू जैसी है बिल्कुल वैसी हमें मंजूर है। आखिर घर बहू की लंबाई से नहीं, बहू के प्यार और अपनेपन से बड़ा होता है। शेफाली परिवार के बीच बैठकर मुस्कुराती है। घर की रसोई में सभी मिलकर काम करते हैं और मोहल्ले में भी शेफाली